हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CU डेटा 24/7। बच्चों, चैप्टर नंबर चल रहा था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसका एक पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था व्हाट इज मैनेजमेंट, जहां पे मैंने आपको मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। तो बच्चों, आज बात करने वाला हूं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। भाई, अगर पहले चैप्टर की बात की जाए तो क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, चलो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा व्हाट इज मैनेजमेंट, आज हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमको पढ़ना है मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, और लास्टली हमको पढ़ना है मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो हमको वो पढ़ना है। बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 1 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहली वीडियो आ गई व्हाट इज मैनेजमेंट की, सेकंड वीडियो आ गई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, फिर आएगी मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, और फिर एक आएगी जहां पे मैं आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, बहुत बहुत वेलकम है आज के इस सेशन में। बेटा, अगर आपको वीडियो मतलब लगता है कि हाँ इसमें आपको भाई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का भी मन है तो वो भी अपने टॉपिक जो है वो कमेंट करके बता देना। जो ज्यादा कमेंट आएंगे भाई उस टॉपिक को हम पिकअप करके नेक्स्ट वीडियो बना भी लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए बेटा क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे एक फोटो में देख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो टाई और सूट पहन के ये लोग खड़े हुए हैं, तो पक्की बात है कि एम्प्लॉय ही है। करेक्ट बात है ना। तो भाई अब देखिए कि यहां पे जो सबसे नीचे वाले हैं वो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई इन तीनों का बर्डन उठा रहे हैं, और ये तीनों बड़ी इजीली इसी एक का बर्डन उठा रहे हैं। कहने का मतलब है ये आपको कहीं ना कहीं मालिक लग रहा होगा, ये छोटे मोटे मालिक लग रहे होंगे, और ये भी मालिक हैं क्योंकि इनके नीचे प्रॉपर वर्कफोर्स है, लेकिन फिर भी ये वर्कफोर्स से जुड़े रहते हैं। तो भैया जब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग हो जाते हैं ज्यादा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों को अलग अलग लेवल में डिवाइड करना पड़ता है। फर्ज कीजिए कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए बच्चों कि आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी के मालिक हैं प्रॉपर तरीके से आप हैं, और मान के चलिए 10 से 15 एम्प्लॉय होंगे आपकी कंपनी में। बड़े कम हैं लेकिन मान लीजिए कि 10 से 15 एम्प्लॉय हैं। अब बेटा एक बात बताओ कि अगर तुमको ये कहा जाए कि 10 से 15 एम्प्लॉय को मैनेज करो, कर लोगे? तुम कहोगे हाँ सर कर लूंगा, ठीक है, 10-15 एम्प्लॉय मतलब चलतू हो जाएगा, हाँ सर ठीक है चल जाएगा, काम कर ही लूंगा मैनेज किसी तरीके से। लेकिन अब बेटा मान के चलिए कि आपके पास आप कंपनी के मालिक हैं और सिर्फ आप ही कंपनी के मालिक हैं और कोई नहीं है, और आपके पास मान लीजिए 1000 लोगों की टीम हो गई, आपका जो कंपनी हो गई वहां पे 1000 लोग आज की डेट में एम्प्लॉय, आप उनको एम्प्लॉयमेंट देते हो। तो उस केस में मुझे आप बताइए कि आप उनको 1000 लोगों को अकेले मैनेज कर लोगे? आपका जवाब भाई होगा नहीं कर पाएंगे मैनेज। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 1000 लोग कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या काम करेंगे, इसको देखने के लिए आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाने पड़ते हैं। जैसे मैं हो गया कंपनी का मालिक, तो मेरे नीचे ये 3 लोग काम कर रहे हैं, ये मालिक हैं लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट के मालिक हैं, मैं पूरी कंपनी का मालिक हूं। फिर जो इनके नीचे काम कर रहे हैं वो उन डिपार्टमेंट्स के भी अलग अलग ग्रुप्स के मालिक हैं, और उन ग्रुप्स के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, लेबरर्स या वर्कर्स या एम्प्लॉइज। ठीक है भाई, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अब चलिए एक बार जो चीजें लिखी है, जो चीजें हमको भाई पढ़नी है, वो एक बार समझ लेते हैं। भैया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक लाइन होती है डिमार्केशन की बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसके बीच में? वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस। अभी ये वीडियो जब आप पूरी देख लोगे ना तो आपको इस टॉपिक पे उतनी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी जितनी किसी और चीज पे शायद ना हुई हो। बहुत ज्यादा क्लैरिटी से आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से बड़ी आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वर्कफोर्स इंक्रीजेस। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कंपनी का साइज और वर्कफोर्स बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, उसी हिसाब से लेवल्स भी मैनेजमेंट के बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन वर्कफोर्स एंड साइज ऑफ द बिजनेस। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वर्कफोर्स बढ़ेगी, और वर्कफोर्स बढ़ेगा तो आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बांटने पड़ेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, बड़ा इजी सा, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस एंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल पोजीशन। तो इन्होंने यहाँ पे 3 चीजों की बात कही। सबसे पहले इन्होंने चीजों की, भाई जिस चीज के बारे में सबसे पहले इन्होंने बात कही वो था चेन ऑफ कमांड। क्या कहा इन्होंने? चेन ऑफ कमांड। बेटा चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ? जैसे इस फोटो में अगर आप देखें तो यहां पे कमांड कौन किसको दे रहा है? ये बंदा दे रहा है इनको, ठीक है, और ये दोनों तीनों दे रहे हैं इनको। तो कमांड कैसे आ रहा है समझ में आ रहा होगा। अब क्या ये
इस इंसान को कमांड दे सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जो बंदा टॉप पे होता है वो कमांड देता है इनको और ये कमांड देते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सेकंड भाई वर्ड का यहां पे यूज किया है, अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने सेकंड वर्ड का यूज किया हुआ है अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस। चलो थर्ड वर्ड ले लेते हैं स्टेटस। थर्ड वर्ड ले लेते हैं स्टेटस। तो बेटा सबसे अब इसी डायग्राम में दोबारा आते हैं। आप मेरे को बताइए कि अथॉरिटी सबसे ज्यादा किस इंसान के पास आपको लग रही है? इसके पास, इसके पास या इसके पास? आप कहोगे सर इस बंदे के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है मेरे हिसाब से। और उसके बाद अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो सबसे रिच स्टेटस किसका है, सबसे बढ़िया स्टेटस किसका है? वो भी आपको इसी इंसान का लग रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेटस, अथॉरिटी और कमांड देने की पावर ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी और इसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। वो कहते हैं ना कि भाई जैसे जैसे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पावर आती है, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास पावर है, अगर आप कंपनी में पावरफुल पोजीशन पे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी उतनी ही हो जाती है, ठीक। तो अथॉरिटी इनकी ज्यादा है, स्टेटस इनका ज्यादा, और कमांड देने की पावर भी इनके पास सबसे ज्यादा। नीचे आते जाएंगे तो वो स्टेटस, अथॉरिटी और कमांड देने की पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। तो ये पूरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप समझ गए होंगे। अब चलिए एक डायग्राम से आपको और इजिली समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यहां पे देखें बेटा, ये हो गया आपका जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो कुछ इस ट्रायंगल में आपको आपकी किताबों में और यहां पे भी देखने को मिल रहा है। जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो बीच वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे ऊपर होते हैं उनको कहते हैं अपर या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे लिख दे रहा हूं टॉप, ठीक है भाई। तो टॉप या अपर, तो यहां हो गया बेटा टॉप या अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं और इनको क्या क्या किन किन नामों से बोला जाता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी का मालिक होगा, अगर मान लो तुम अपने कंपनी के मालिक हो, तो तुम क्या करोगे? कंपनी के गोल सेटअप करोगे, ठीक। मान लो मेरी कंपनी का गोल है कि मुझे इस साल में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। कैसे कमाएंगे? सेल बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मार्केटिंग बढ़ाएंगे। तो क्या खुद मैं सेल बढ़ा सकता हूं? नहीं, उसके लिए मेरी अलग टीम है, सेल डिपार्टमेंट। क्या खुद मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं? नहीं, उसके लिए मेरी अलग टीम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरा काम यह है उनको गोल देना, उनको टारगेट देना, उनको सही रिसोर्सेज देना, उनके लिए सही समय तय करना। तो कहने का क्या मतलब है कि अपर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान देना, प्रोडक्ट पे ध्यान देना, मार्केट पे ध्यान देना, बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर ध्यान देना, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर ध्यान देना। अब इनके अगर नाम की बात करूं तो इनको किन किन नामों से पुकारा जा सकता है? इनको सीईओ जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर और सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, या हम लोग कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेटा काम क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसको इंप्लीमेंट करवाना। समझ रहे हो भाई? इनका काम है पॉलिसी बनाना। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है पॉलिसी बनाना, लेकिन राज्यों के चीफ मिनिस्टर का काम होता है पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना। तो इनका काम क्या है? प्लान करना, इंटरप्रेट प्लान। यह पूरी प्लानिंग करता कौन है? ये। और उसको इंटरप्रेट कौन करता है? समझाता कौन है? ये लोग। इंटरप्रेट करना प्लान को, एक्शन को सेट करना, जॉब लाइक रीजनल प्लांट मैनेजर्स। ठीक है जी, समझ गए? तो रीजनल या प्लांट मैनेजर्स, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स इनके नाम होते हैं। अंत में आते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स में। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं? जो प्लान हमारे पास आए हैं उनके अकॉर्डिंग काम करवाना, जैसे कि टीम लीडर, फोरमैन, शिफ्ट मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। समझ गए भाई? अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग मैनेजर हो सकते हैं, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट के अलग मैनेजर, नाइट शिफ्ट के अलग मैनेजर, इवनिंग शिफ्ट के अलग मैनेजर, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर या टीम लीडर, टीएल जिसको बोलते हैं, और फोरमैन, फंक्शनल फोरमैनशिप। आप अभी जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, तो वहां पे आपको फंक्शनल फोरमैनशिप भी पढ़ने के लिए मिलेगा। चलो अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या आता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगली जितनी भी हमारी क्लास है वहां पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कीवर्ड्स बता रहा हूं, जो नाम बता रहा हूं, उनको कहीं ना कहीं जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बेटा पेपर के टाइम से पहले या रिवीजन करने के लिए ये नोट्स, आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाला हूं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, और मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले नाम देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी कहते हैं इनको शॉर्ट में, बीओडी। हाँ, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनको क्या कहते हैं, सीईओ। फिर मैंने आपको बताया सीओओ, सीएमओ, सीटीओ, सीएफओ। तो ये सारी चीजें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, इधर देखते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया, इनको एमडी भी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, कई ऑफिस में नाम रख दिया जाता है, प्रेसिडेंट है ये। जनरल मैनेजर जीएम भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया। टॉप मैनेजमेंट हैज ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज, इनके पास मैनेजमेंट की सारी अथॉरिटीज होती हैं और किसी के पास नहीं होती है। मैनेजमेंट की जो सारी अथॉरिटी है, जो 100% पावर है, वो पूरी इनके पास होती है। एंड बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज, ऑफिसर्स ऑफ दीज लेवल्स आर अकाउंटेबल फॉर द ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बेटा, इन अथॉरिटी के कारण जो कंपनी के ओनर हैं या जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनके प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा ये सब मालिक हैं। बेटा, कुछ कुछ केसेस में ये मालिक हैं, लेकिन कुछ केसेस में मालिक नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको देना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं गूगल के सीईओ की, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि गूगल के सीईओ कौन है। ठीक है, चलो हिंट में मैं अभी बता देता हूं। उनका नाम है सुंदर पिचई। ठीक है, सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। लेकिन अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये सुंदर पिचाई खड़े हुए हैं, क्या गूगल के मालिक हैं सुंदर पिचाई? नहीं, गूगल के मालिक नहीं है। गूगल के मालिक कौन है? उनके असली शेयर होल्डर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज जस्ट अ एम्प्लॉय देयर, जिसकी सैलरी करोड़ों में है, दैट्स इट। तो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी कंपनी को वो प्रॉफिट कमा के दे? और प्रॉफिट किसको जाएगा? इन्हीं ओनर्स को जाएगा और शेयर होल्डर्स को जाएगा। समझ गए बात को? तो कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है, सीईओ ही अकेला मालिक होता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में जो सीईओ होता है वो अलग होता है और ओनर्स और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। और 99% केसेस में जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट से पैसा उठाती हैं, यानी कि मार्केट से शेयर होल्डर्स का पैसा उठाती हैं और बाद में उनको पैसा भी लौटाती हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहे मालिक हो चाहे ना हो, 99% केसेस में पैसा शेयर होल्डर्स को लौटाना पड़ेगा। हां, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी कंपनी बिना किसी फाइनेंशियल हेल्प के शुरू कर सकते हैं तो एक अलग बात है। तो वो आते हैं 1% केसेस में। 100 में से 99 लोग मार्केट से फंडिंग उठाते हैं और शेयर होल्डर को पैसे वापस करने पड़ते हैं, चाहे वो खुद के मालिक हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन 1% लोग ऐसे होंगे कि भैया हां, कि 100 में से एक हम ऐसे हैं कि हमारे पास अतः पैसा पड़ा हुआ है, तो चलो अपनी कंपनी शुरू कर लेते हैं, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब बेटा पूरा लाइन आपको समझ में आ गई होगी, पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सारे नाम मैंने आपको यहां पे बता दिए एंड इनका काम क्या होता है। चलिए अब वो देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेट करता है एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कि हमारी कंपनी करना क्या चाहती है, पहुंचना कहां चाहती है। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं बेटा, अड्डा 24/7 की बात करूं, तो यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, कि हां भाई बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो उस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए, स्टूडेंट का सेटिस्फैक्शन भी हो और उसे बेस्ट क्वालिटी नॉलेज मिले। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स इनका क्या है? यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। सेकंड, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, पॉलिसी बनाना। अब पॉलिसी क्यों बनाते हैं? पॉलिसी की हेल्प से ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की जाती है। पॉलिसी रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्म्ड। तो ऐसे पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं उनको बनाया जाता है। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, कौन क्या काम करेगा ये देखने का काम किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, कि एक्टिविटी डिटरमाइन कर दो कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये हो गया। रिसोर्सेज को कौन लेके आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? टॉप लेवल लेके आएगा। भाई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की तो है नहीं, वो तो टॉप लेवल की है।
प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की तो है नहीं, वो भी किसकी है, टॉप लेवल की है। कैपिटल हो, रिसोर्स हो। अब अगर रिसोर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स बोले तो पैसा, फिजिकल रिसोर्स मतलब बोले तो लैंड, बिल्डिंग, कार, और ह्यूमन रिसोर्स बोले तो इंसान। इन तीनों ही लोगों को लाने की जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बन जाती है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, ये पॉइंट अभी 1 मिनट के लिए स्किप करते हैं, पहले ये वाला समझते हैं, फिर इस पे आएंगे लास्ट में, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, स्किप कर रहे हैं। अप्रूविंग बजट, बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, 1 रुपए का पत्ता भी होगा ना तो बिना टॉप लेवल मैनेजमेंट की परमिशन के नहीं हिल सकता है। ये बात आपको समझ ही गए होंगे भैया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1 रुपए का भी कोई सामान आ रहा है तो बिना टॉप लेवल मैनेजमेंट की मंजूरी के बिना नहीं आ सकता है वो, ठीक। तो हर चीज का बजट अप्रूव करने का काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। बजट्स प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मैनेजर्स आर गिवन फाइनल शेप, दैट इज अप्रूवल इज गिवन टू द बजट्स। बजट को अप्रूवल दिया जाता है। अब ये लास्ट जो हमने 5वां वाला पॉइंट छोड़ा था, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा WIP क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए कि बुर्ज खलीफा बन रही है, तो कुछ इस तरीके से मैं अभी ऐसे रफली बना दे रहा हूं। मान लीजिए बुर्ज खलीफा बन गई, तो आप एक बात बताइए, क्या ये बुर्ज खलीफा एक दिन में बनके तैयार हो गई थी? नहीं, 2-4 साल लगे होंगे। तो बेटा जब मान लीजिए आज से बनना शुरू हुई, आज 2023 का जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में बनना शुरू हुई, 1 जून मान लीजिए आज की डेट है, तो ये इसको मान लीजिए 4-5 साल लगते हैं, तो 24, 25, 26, 27 से कंप्लीट होती है। एक मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये तो होता नहीं है कि प्रोजेक्ट बनने लगा, हाँ भैया छोड़ के चले आ गए, अपने ऑफिस में बैठ गए और फिर 5 साल बाद जाएंगे, ऐसा तो कोई मैनेजमेंट नहीं करेगा। मैनेजमेंट का काम होता है कि वो वर्क परफॉर्मेंस, WIP मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा काम जो अभी प्रोग्रेस में है ना उसको मॉनिटर करता रहे, उसको कंट्रोल करता रहे। अब जिस भी इंसान ने बुर्ज खलीफा बनवाई होगी, किसी ना किसी की तो होगी ही, बिल्डर की, तो जाके मॉनिटर तो करता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि जाओ तुम बनाओ 5 साल बाद आऊंगा देखने, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, पॉलिसीज को बनाना, एक्टिविटीज को डिटरमाइन करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना, वर्क परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, बजट को अप्रूव करना, ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। सबसे पहले मिडिल लेवल मैनेजर्स के नाम देखते हैं, किन नामों से जाने जाते हैं। डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड। क्या क्या मैंने नाम लिया, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, क्या एक कंपनी में एक ही डिवीजन होगा? नहीं सर, बहुत सारे डिवीजन होंगे। मान लीजिए 4 डिवीजन है। क्या एक कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट होगा? नहीं सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। क्या एक कंपनी में प्लांट जो होगा वो एक ही होगा? नहीं सर, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लांट हो सकते हैं, है ना। तो कहने का क्या मतलब बेटा कि जितने भी ये अलग अलग डिपार्टमेंट या ग्रुप या प्लांट बनेंगे, हर प्लांट का जो एक मैनेजर होगा, ये इसका मैनेजर है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है ना। सब जो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जो मैनेजर होगा वो किस में आएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा। और यहां पे ये फोटो मैंने इसलिए बना रखी है क्योंकि बेटा जैसे घड़ी की जो घड़ी आपको दिखती है, घड़ी आपको दिखती है कि भाई टाइम बताती है 12 बज के, उसको क्या कहते हैं? डायल। डायल के अंदर जो मशीनरी होती है वो नहीं दिखती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक तरह की मशीन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। समझ गए बच्चों? और एक लाइन सबसे ऊपर यहां पे लिखी हुई है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। कि भैया टॉप लेवल के बंदों के बीच में, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल के बीच में कौन आता है? मिडिल लेवल आता है। समझ गए भाई बात को? टॉप लेवल को अगर अपनी कोई बात कहनी होगी लोअर लेवल से, तो पहले किसके पास जाएगा? मिडिल लेवल के पास जाएगा। और अगर लोअर लेवल को कोई बात टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो किसके थ्रू जाएगा? मिडिल लेवल के थ्रू जाएगा। अब चलिए बेटा जानते हैं, आइए इसके फंक्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट से इसके फंक्शन देख लेते हैं। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई थी उनको ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम करवाना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में ढलवाना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरप्रेट करवाना, दैट इज द वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, बेटा हम टॉप लेवल मैनेजमेंट होने के नाते ऑर्गेनाइजेशन खरीद के दे सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं, फर्नीचर लगा सकते हैं, लेकिन कहां कौन बैठेगा, कहां कौन सा क्या काम होगा, डिपार्टमेंट में ये मशीन कहां होनी चाहिए, कैंटीन कहां होनी चाहिए, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का जिम्मेदार होता है एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान।
एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का, इंटरव्यू लेने का, रिटन टेस्ट लेने का सारा काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्शंस इशू करने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्शन समझते हैं आप? तुम ये कर दो, सुनो इधर आओ, तुम ये कर दो, सुनो सुनो इधर आओ, अरे आओ तो, ये जो है यहां से उठाओ, इसको उधर रखो, चलो। तो इंस्ट्रक्शन इशू करने का काम किसका है? सुबह 9 बजे आ जाना, कल रात में 11 बजे से पहले छुट्टी नहीं होगी। ये सब काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, जैसा वो डील करना चाहे। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखना भी मिडिल लेवल का काम होता है। बेटा टॉप लेवल का बंदा एसी से निकल के नहीं आएगा, उसके पास 1000 और काम है रिगार्डिंग द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बंदे का काम होता है एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेट करके रखना कि भैया करते रहो, लगे रहो, एक दिन तुम्हें सफलता हासिल होगी। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि लोअर लेवल मैनेजर्स को हमेशा क्या करते रहें? इंस्पायर करते रहें। और लास्ट में आता है क्रिएटिंग कॉपरेशन। बेटा चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट हो और चाहे एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हों, कॉपरेशन बनाने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो कॉपरेशन अमंग डिफरेंट डिविजन्स इज रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली अचीव कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट है, मैं एसडी लिख दे रहा हूं, और मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एमडी लिख दे रहा हूं, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पीडी लिख दे रहा हूं। ये तीनों ही डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलनी पड़ेगी अगर उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो ये भी अचीव कर सकते हैं, ये भी अचीव कर सकते हैं, और ये भी। मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट का काम है 1000 यूनिट बेचना, बेच दी। मार्केटिंग का काम है मार्केटिंग करना, कर दी। प्रोडक्शन का काम है 1 लाख यूनिट बनाना, बना दी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, इस वजह से इनको कोऑर्डिनेशन में चलना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एक्चुअली में वर्क करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट आप नाम से ही समझ गए होंगे, इनको हम लोग सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑपरेटिव जो एक्चुअली में काम कर रहा है जाके फील्ड में। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, नाम यहां पे दे रखे हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा। ठीक है जी। अब यहां पे एक बार और चीज देखते हैं बेटा, सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है। तो ये तो मैं आपको डायरेक्टिंग में भी पढ़ाऊंगा, बट यहां पे एक बार मतलब जान लेते हैं। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, जरा एक बार देखते हैं। सुपर मतलब होता है बेस्ट, जैसे सुपरमैन, तो सुपर मतलब बेस्ट मैन, और वाइजर का मतलब होता है व्यू, बेस्ट व्यू। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है? सब पे निगरानी रखना। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाला बंदा क्या करता है? जो एक्चुअली में वर्कफोर्स है, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर नजर रखना और ये देखते रहना कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इस फोटो में ये बंदा कर रहा है और ये सारे, ठीक है ना, ये देखो ये दोनों मालिक हैं लोअर लेवल के, और ये देखो एम्प्लॉय को हड़का रहे हैं। समझ गए कुल मिला के? अब जरा बेटा इनके फंक्शन देख लेते हैं। लास्ट में इनके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियांसेस। ग्रीवियांसेस मतलब होता है समस्याएं, दुविधाएं, परेशानियां। इनको दूर कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का बंदा दूर करेगा। कैसे करेगा? वो अपनी बात को मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा और आशा करेगा कि मिडिल लेवल वाला इंसान टॉप लेवल तक पहुंचाए। एम्प्लॉयज की मांगे पूरी हो और वो सेटिस्फाइड रहे, उनको कोई भी समस्या ना आए। दे कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम्स, सजेशन एंड रिकमेंडेटरी अपील्स टू द हायर लेवल। रिकमेंडेटरी अपील मतलब कुछ रिकमेंड कर रहे हैं हमारे लोअर लेवल के बंदे या एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसकी बात को तवज्जो देना और उस बात को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का इंसान करेगा। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट। अब प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट में क्या आता है? जैसे कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर, पानी वानी हो, ठीक है ना, नेसेसरी मटेरियल और मशीन्स हो, काम करने के लिए जो मटेरियल की जरूरत हो, मटेरियल रिक्वायर्ड हो वो रहे, मशीन्स रहें, टूल्स रहें। इसके बाद प्रॉपर अरेंजमेंट हो पानी का, वेंटिलेशन का मतलब सांस आती रहे, हवा आती रहे शुद्ध, साफ सफाई का और इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारी चीजों को कौन देखता है? कहीं ना कहीं लोअर लेवल मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद वर्कर्स की सेफ्टी को कौन इंश्योर करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट इंश्योर करता है। कहीं किसी वर्कर को काम करते करते चोट ना लग जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में और प्रमोट करने में हेल्प कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। आखिरकार रिपोर्ट किससे मांगी जाएगी? एम्प्लॉय की, लोअर लेवल से मांगी जाएगी ना। सजेशंस को इनवाइट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, कहता है एम्प्लॉयज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोई सजेशन हो तो जरूर देना, जो फील करते हो वो जरूर बताना, ऊपर तक बात पहुंचाऊंगा।
तो ये हो गया बेटा आपका इनवाइटिंग सजेशंस। एंड फिर लास्ट में आता है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। देखो बेटा एक बात समझ लो, ना ही टॉप लेवल का इंसान ना ही मिडिल लेवल का इंसान, ये दोनों ही लेवल के मैनेजर एम्प्लॉय से सीधे बातचीत नहीं करते हैं। एम्प्लॉय से सीधे बातचीत कौन कर रहा है? लोअर लेवल का बंदा। तो एम्प्लॉय के साथ बेटर ह्यूमन रिलेशन बना के रखने का काम किसका होता है? लोअर लेवल एम्प्लॉय का ही होता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजर का ही होता है। लिखा भी हुआ है, दे क्रिएट बेटर ह्यूमन रिलेशन सो दैट डिस्प्यूट कैन बी अवॉइडेड। डिस्प्यूट मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, संबंध अच्छे बना के रखे जाएं। बच्चों आप लोग को ये पूरी बात समझ में आ गई ना? और यहां पे भी बीच बीच में आप पॉइंट पढ़ सकते हो, वही सारी चीजें मतलब लिखी हुई जो मैंने बताई हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दे हेल्प मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉइज। सजेशन की बात की जाए, दे इनवाइट सजेशन फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट एज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इंप्रूव्ड। काम और कैसे अच्छा हो सकता है, इसके बारे में सजेशंस भी यही लोग देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, जहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल समझा दिया है। इसके साथ मैंने आपको क्या उनके नाम होते हैं ये सारी चीजें बता दी हैं, उनका फंक्शन बता दिए हैं, ठीक है। और उनका वो जो डायग्राम बनाया था मैंने आपको ट्रायंगल वाला, वो जरूर ध्यान रखिएगा अपने पेपर आंसर शीट में। 12th की अगर बात की जाए, देखिए सीयूईटी में तो आपको कुछ भी लिखना है ही नहीं एक्चुअली में, है ना। वहां तो आपको सब कुछ टिक करके आना है, तो रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं चलती है। वहां पे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। लेकिन सीयूईटी के लिए भी एमसीक्यू तो तब सॉल्व होगा ना जब आप करोगे उसकी कंसेप्ट की तैयारी। तो बेटा जो डायग्राम मैंने आपको बताया उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैंने भी आपको बता दिया है। एंड प्रैक्टिस दैट डायग्राम, क्या उस डायग्राम के अंदर आप क्या लिख के आएंगे। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड के एग्जाम में, तो क्या ऐसा डायग्राम बना के आओगे, क्या लिख के आओगे। वो डायग्राम बहुत नेसेसरी हो जाता है, कॉपी भरने के काम भी आता है और एग्जामिनर को इंप्रेस करने के भी काम आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड फिर एक और सेशन में आपसे मुलाकात होगी।